हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज करंट अफेयर सीरीज। एज डेली बेसिड आप हमारी चैनल पे करंट अफेयर्स देखते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस जो है आप पॉलिटी में पढ़ते रहते हैं, और केशवानंदा भारती केस जो है एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था ये हम देख लेते हैं। केशवानंदा भारती केस रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज 50 साल हो गए इसको, 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए केशवानंदा भारती केस को। ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। केशवानंदा भारती केस जो था ये इट वाज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला केस। इट वाज केशवानंदा भारती स्प्रदगलवरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, राइट। तो ये एक केस था केशवानंदा भारती जिसने एक पिटिशनर था और स्टेट ऑफ केरला के बिटवीन, राइट। तो 50 ईयर्स इसने कंप्लीट किए। आपने बहुत जगहों पे केशवानंदा भारती केस को पढ़ा होगा, इन डिटेल पढ़ा होगा। ये बहुत ही बड़ा केस है, इसमें बहुत सारे इश्यूज को लिया गया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज एन एस्पिरेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। अगर आपको केशवानंदा भारती केस के बारे में नहीं पता है तो जो है आपकी जो जनरल नॉलेज है बहुत वीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, केशवानंदा भारती केस जो आया था ये केस ये आया था 1973 में। 1973 में हुआ था ये केस केशवानंदा भारती केस। इसमें कौन कौन से की लीगल इश्यूज पे बात उठाई गई थी। सबसे पहला ये केस क्यों स्टार्ट हुआ था, इसमें सबसे पहली बात ये देखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ केरला लैंड रिफॉर्म्स। केरला की जो स्टेट है केरल में लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए ये केस आया था। बेसिकली केरल में लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, उन लैंड रिफॉर्म्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए केस हुआ था केशवानंदा भारती केस। बेसिकली ये जो लैंड रिफॉर्म्स है which placed a limit on amount of land that a person could hold। इन लैंड रिफॉर्मर्स ने क्या बोला था कि एक आदमी कितना मतलब एक लिमिट उन्होंने पुट किया था कि एक आदमी इतने एकर्स इतने हेक्टेयर ज़मीन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक लिमिट उन्होंने रखा था कि एक इंसान जो है इस लिमिट तक जो है अपने अंडर ज़मीन रख सकता है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता है। तो आपको पता ही है लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली हुए क्यों थे, सो दैट कि जो लैंडलेस है या पुअर पीपल है उनको भी ये रिफॉर्म हम करें और उनको भी जो है उनके पास भी ज़मीनें रहें, ये सिर्फ एक ही इंसान हड़प ना करे। तो लैंड रिफॉर्म्स आए थे डिफरेंट स्टेट्स में। फिर जो केरल में लैंड रिफॉर्म आया था उन्होंने एक लिमिट रखा था कि एक पर्सन कितना लैंड होल्ड कर सकता है। तो उन लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए केशवानंदा भारती केस आया था 1973 में। लेकिन उसके साथ साथ केशवानंदा भारती केस ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो है इसको जांचा और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आगे डिस्कशन के लिए हुआ और जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बना, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटी। आप बेसिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते होंगे या 2 चैप्टर्स, दूसरा अमेंडमेंट आप पढ़ते होंगे, अलग से 2 चैप्टर्स दिए गए हैं पॉलिटी में, वो भी उन्होंने इस केस में लिया। तो इसमें केशवानंदा भारती केस में दूसरी चीज़ ये देखी गई whether parliament's power to amend constitution was unlimited। क्या जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है, ये वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, जहां से वो चाहे वहां से कर सकता है चेंज, या नहीं कर सकता है। क्या पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने का पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का पावर है, वो अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, ये भी केशवानंदा भारती केस में बोला गया। और अभी तक हम केशवानंदा भारती केस को ही स्टैंडर्ड मानते चले आ रहे हैं, और जो अभी तक जितना भी हम पॉलिटी में मानते हैं कन्वेंशनली या बाकी तरीकों से, वो हम एज पर द केशवानंदा भारती केस करते हैं। तो दूसरी चीज़ इसमें ये देखी गई थी। अच्छा, तो केशवानंदा भारती के जो केस है उसमें उस जजमेंट में एक कॉन्सेप्ट बताया गया जो कि हम अभी तक मानते हैं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंदा भारती केस में जो दिया गया है, ये बेसिकली है क्या। देखो केशवानंदा भारती केस से पहले कुछ केसेस हुए थे, शंकरी प्रसाद केस या बाकी कुछ केसेस हुए थे, जिसमें
जिसमें मतलब केस हुआ था और वर्डिक्ट आए थे उसके रिलेटेड, और उनमें क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट्स आए थे। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट ऑफ द एक केस में ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है। दूसरे केस में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो कोई वर्डिक्ट ये बताता था कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, कोई वर्डिक्ट ये बताता था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, राइट। तो एक कन्फ्लिक्टिंग व्यू था। लेकिन फिर जब केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें यह बताया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया गया कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को मॉडिफाई कर सकता है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलती है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आएगी अपने बेनिफिट के लिए वो कोई भी चेंज करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज करेगी, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक कंट्री है। कोई गवर्नमेंट आएगी और बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है, तो ये एक प्रोटेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यही केशवानंद भारती केस में बताया गया, which holds that certain fundamental features of constitution cannot be amended or abrogated by parliament through constitutional amendment act। ठीक है, बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 368 है वो डील करता है अमेंडमेंट के साथ। आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट के साथ, और डिफरेंट तरह के अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो केशवानंद भारती केस ने बोला कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है एक्सेप्ट द फंडामेंटल फीचर्स, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। अब आप बोलोगे मैम बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ये बेसिक स्ट्रक्चर किसने हमें फिर बताया? ये बेसिक स्ट्रक्चर विद टाइम जितनी भी जजमेंट्स आई, डिफरेंट जजमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट की, तो डिफरेंट जजमेंट्स ने, सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स ने हमें डिफरेंट फीचर्स बताए कि ये जी क्या है, बेसिक फीचर्स है। आपने बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं, एक लिस्ट ऑफ फीचर्स है, अभी भी वो ऐड हो रहे हैं कि क्या क्या बेसिक इसमें आता है, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जैसे कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर है, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक फीचर है, रिपब्लिक इंडिया है वो बेसिक फीचर है, राइट, डेमोक्रेटिक इंडिया है वो बेसिक फीचर है, राइट। तो ये सारे जो ये हमारे फीचर्स है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, वो बेसिक फीचर है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। फीचर्स इंक्लूड, जैसे यहाँ पे भी लिखा है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यहाँ पे इंडिया की जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। तो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है यहाँ पे ये भी बेसिक फीचर है। आप जुडिशरी को पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, आप उसमें पार्लियामेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रख सकते। अगर मिनिस्टर्स के हाथ में ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली जजमेंट नहीं दे सकते, फिर वो मिनिस्टर्स के इन्फ्लुएंस में आ सकती हैं। तो हमारा जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस करता है, वो देखता है कि क्या मिनिस्टर कोई गलत तो नहीं कर रहा है, क्या कोई पार्लियामेंट ने गलत लॉ तो नहीं लाया है। अगर हम उनका इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा रखेंगे, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो फिर वो मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के खिलाफ वर्डिक्ट नहीं दे सकती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बाकी फीचर्स हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर माने जाते हैं और जो ज़रूरी है हमारी जो है कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए। Since then, Supreme Court has tested constitutional amendments against doctrine of basic structure in several cases। तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वर्डिक्ट दिए तब से, और डिफरेंट फीचर्स बोला कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे कि कोटा फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या ईडब्ल्यूएस जो नई एक रिजर्वेशन आई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको जो है, या रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, क्या प्रमोशंस में रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। इसमें क्या किया गया, वेयर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड
constitutional amendment is challenged on grounds of violation of basic structure of doctrine. ये जो ये OBC वाला जो कोटा फॉर OBC है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या रिजर्वेशन इन प्रमोशंस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज किया गया था इसी के बेसिस पे कि ये वायलेट करती हैं बेसिक स्ट्रक्चर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट इनको जो है बहुत टाइम दिया इन केसेस को ये करने में, एनालाइज करने में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि डिफरेंट वर्डिक्ट मिले हैं इन केसेस के लिए, लेकिन इन सब केसेस को आपने रिसेंटली देखा होगा चैलेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया था कि अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देके ये बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे वायलेट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा रिजर्वेशन भी नहीं जानी चाहिए, है ना। तो बहुत ये एक इन डिटेल टॉपिक है, यहाँ पे आप इतना ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि आपने पॉलिटी में डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ा होगा। या बोला जाता है कि अगर एक बार रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया फिर प्रमोशन में नहीं करना चाहिए, ये भी चैलेंज किया गया था कि ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ जा रहा है, राइट। तो ये बहुत सारे केसेस हुए थे जो चैलेंज किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था और 2014 में, उसमें इन्होंने बताया था कि हम बनाएंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड करार दिया इस पार्लियामेंट के लॉ को। बोला कि ये नहीं हो सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था जिसने NJAC बनाया था उसको नल एंड वाइड करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। बाकी इंपॉर्टेंट केसेस को भी इससे जो है ये इससे हेल्प मिली है, जैसे मिनरल मिल्स केस है, किहोतो होलन केस है 10th शेड्यूल का, चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स केस है, ये सारे केसेस। तो मिनरल जो ये केशवानंद भारती केस आया 1973 में, ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स दिए और उसने एक जुडिशियल लाइट दी, जिसकी वजह से फिर जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं। और जो तब तक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते थे वो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ फिर ख़त्म हो गए और उससे क्या हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो है ही गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आई होप आपको ये केशवानंद भारती केस जो है पूरा समझ आया होगा। अब तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।